गुड मॉर्निंग। आपने पिछला वीडियो जरूर देख लिया होगा जिसमें मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया था इस ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि एसी करंट को डिस्कस करना है, उसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू के बारे में डिस्कशन करना है। तो आज जो पहला डेरिवेशन है वो यही है कि हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं किसी भी एसी की, उसके पूरे साइकिल के लिए। यहां हमें समझ में आना चाहिए कि हमें मीन वैल्यू निकालने की नीड क्या है, मीन या एवरेज वैल्यू निकालने की नीड क्या है। ऐसा समझो कि आपके पास अलग अलग वैल्यूज है, 1, 2, 5, 7, ऐसी कुछ अलग अलग वैल्यूज है। आपको बोला जाए कि भाई हमें इसका ऑन एवरेज बताओ ना, क्या चीज है। तो आप एवरेज बताने के लिए क्या करोगे, आप 1 + 2 + 5 + 7 यही करोगे और डिवाइड बाय 4 कर दोगे। ये भी समझ में नहीं आया तो दूसरी चीज समझो कि जैसे आप कहीं से कहीं पर जाते हो कई किलोमीटर दूर, तो ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा वो जगह 200 किलोमीटर दूर है, मैं 100 की स्पीड से चला लूंगा तो 200/100 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, बीच में रुकना पड़ता है, कहीं क्या है कहीं कुछ है। तो एक एवरेज स्पीड निकल के आती है, वही एवरेज के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो डीसी की तरह नहीं होती, डीसी की तरह वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती कि वो अच्छा ऐसे फ्लो हो रही है। एसी जो है वो इस तरीके से फ्लो होती है कि उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है और उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ये कुछ होती है एसी करंट। ये है आई, ये है टाइम, जहां पर ये है इसकी पीक वैल्यू I0 और यहां पर इसकी पीक वैल्यू नेगेटिव साइड में -I0। ये पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल इस तरीके से ये चलती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पूरा साइकिल कंप्लीट। तो हमें जो मीन वैल्यू निकालनी है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल, मतलब यहां से स्टार्ट होंगे, सारी वैल्यूज पॉजिटिव वाली आएंगी, देन उनको इन सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज से ऐड करेंगे। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एसी करंट होती है उसी को हम ऐसी कंसीडर करते हैं जिसमें कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। मतलब जितनी देर के लिए पॉजिटिव रहा होगा सेम उतनी देर के लिए नेगेटिव रहा होगा। जितनी वैल्यूज पॉजिटिव में आएगी उतनी ही वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और जितनी वैल्यू की आएगी मतलब जितना अमाउंट होगा उतना सेम है। मतलब टोटल एवरेज करंट कितनी होने वाली है, 0। पर अगर डेरिवेशन आता है तो हमें डेरिवेशन से प्रूव करके बताना है। आंसर हमें पता है कि पूरे साइकिल के लिए एसी करंट की जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो 0 होने वाली है। क्योंकि समझो ना, जैसे यहां पर मान लो +5 आया तो यहाँ कितना आ जाएगा, -5, टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो मीन वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है, 0 निकल के आने वाली है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे चार्ज के थ्रू। क्या होता है कि जब जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस है, यहां पर आपने एक एसी सोर्स लगाया, एसी सोर्स मतलब ऑसिलेटर लगाया। ये ऑसिलेटर क्या करता है कि फ्लक्चुएटेड भेजता है करंट को, कभी इधर, जैसे अभी पॉजिटिव इधर है तो करंट ऐसे फ्लो होगी, देन फिर ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर करंट ऐसे फ्लो होगी। हमारे घर में जो करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज होती है, 50 बार। ये ऐसे जो है, सॉरी 100 1 सेकेंड में 100 बार, मतलब 50 ऊपर वाले बनेंगे 50 नीचे वाले बनेंगे, 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी 1 सेकेंड में। तो आप खुद सोचो कि कैसे फ्लक्चुएट होती होगी, कभी इधर कभी इधर। तो चार्ज गया चार्ज आया, चार्ज गया चार्ज आया, ऐसे चलता है। मतलब एक बार चार्ज इधर गया फिर चार्ज इधर आया। तो यहां पर जो पॉजिटिव मतलब चार्ज आ रहा है और नेगेटिव मतलब चार्ज जा रहा है, तो आया भी जितना गया भी उतना, टोटल चार्ज कितना आया, 0। ये प्रूव अगर हमने कर दिया कि टोटल चार्ज 0, तो करंट भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इस डेरिवेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझना, सिंपल है, फिर आगे इसी तरीके डेरिवेशन चलेंगे। अब क्योंकि देखो हमें पता है ये जो करंट है इसकी इक्वेशन है I = I0 sin ω t। साइन क्यों, क्योंकि 0 से चालू हुआ है इसलिए। और इस टाइम के हिसाब से इस आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है और ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। किसी भी टाइम करंट की वैल्यू आई इंस्टेंटेनियस, तो ये जो वैल्यू I = I0 sin ω t। अब अगर देखो हमें पता होती कि करंट एक फिक्स वैल्यू की, जैसे यहां पर मान लो कोई फिक्स वैल्यू की करंट है, तो Q = हम क्या करते हैं, IT कर देते, सिंपल काम हो जाता। यहां नहीं कर सकते हम Q = IT, क्योंकि I कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं हो रही सेम, हमें बहुत सारा कुछ तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी। जैसे हमने क्या सोचा कि यहां पर किसी dt टाइम पर, ये मान लो कोई टाइम है dt, बहुत छोटा सा टाइम है, इस dt टाइम पर करंट फ्लो होने लगी I। मान लो इस dt टाइम की करंट I है, इस dt टाइम पर I करंट फ्लो हुई बहुत कम टाइम पर, तो इस छोटे से टाइम का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, I dt, ऐसा ही होगा। ये चीज समझ में आ रही है। अब हमें पता है I = तो I0 sin ω t, ये वाली वैल्यू डाल देते हैं। तो dq = I0 sin
ओमेगा टी डी टी, यहां तक हो गया डन। ठीक है, अब हमें पूरा चार्ज निकालना है कि पूरा चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा एक साइकिल में। एक साइकिल मतलब मान लो कैपिटल टी टाइम, हाफ साइकिल होता तो T/2 टाइम। तो टी टाइम में कितना हुआ होगा, मतलब आप समझ चुके हो कि अब हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं पूरा चार्ज निकालने के लिए। टोटल चार्ज फ्लोइंग इन कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल और इन कैपिटल टी टाइम, ये लिखेंगे यहां पर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू, यहां पर किया हमने इंटीग्रेशन कहां से, 0 से t, क्योंकि कैपिटल टी टाइम तक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, उसके बाद देखो आप, ये जो आई नॉट है ये कंटिन्यूअसली फिक्स रहेगा। आई नॉट जितनी बार भी आएगा, जितनी बार भी ग्राफ बनेगा, ये ऐसे ही आएगा, मतलब आई नॉट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है इस तरीके से, वो फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, उससे ज्यादा और उससे कम नहीं आएगी। तो हम आई नॉट को बाहर निकाल सकते हैं। तो मतलब इस डेरिवेशन को मैं देखो यहां से कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ेगा। तो Q इक्वल्स टू आई नॉट बाहर आया 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, तो Q इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, देन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन वापस से ओमेगा, और साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा। तो ये माइनस को मैंने बाहर लगा दिया और ये हो गई अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब डी टी थोड़ी ना आएगा, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाले, ये देखो ऐसा है। अब आपके पास तो सुविधा नहीं, मेरे पास है, इसको मैं बाहर ला रहा हूं, ओमेगा कोई लिया है ओमेगा बाहर, क्योंकि ओमेगा में थोड़ी रखेंगे वैल्यू, टी में रखेंगे, टी अंदर। Q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0, क्योंकि ओमेगा इंटू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो हमें पता है। लेकिन कॉस ओमेगा टी कैसे निकाले, तो वहां दिमाग लगाना, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, याद होनी चाहिए चीजें। तो यहां पर देखो कॉस ओमेगा मतलब 2π अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टी, टी से टी गया, cos 2π, cos 2π देखो ये रहा, ये 0, 2π, 4π, मतलब cos 0 है ये। अगेन cos 0, cos 2π सब सेम है, यहां भी cos 0 है और यहां पर भी क्या बनने वाला है, cos 0 ही बनने वाला है। तो Q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा cos 0 माइनस cos 0। cos 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0, तो चार्ज कितना आ गया, Q इक्वल्स टू 0 आ गया। पर देख लो यहां तक आया क्या, ओके। कितना चार्ज फ्लो हुआ, 0 चार्ज फ्लो हुआ, तो करंट कितनी फ्लो हुई होगी, 0 करंट फ्लो हुई होगी। यहां तक हम समझ सकते हैं। इसको लिखना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। किसको मिटाऊं, इसको मिटा देता हूं। Q इक्वल्स टू आई एवरेज इनटू टाइम, ऐसे लिखा जाता है जो भी आप टाइम ले रहे हो, टोटल चार्ज Q। तो यहां पर टोटल चार्ज Q कितना फ्लो हुआ है, 0। आई एवरेज निकाल रहा हूं कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, तो आई एवरेज कितनी आ गई, 40 टाइम 0 फॉर कंप्लीट साइकिल। टोटल टाइम टी होगा तो चार्ज 0 होगा, एवरेज करंट 0 होगी। कभी भी इस तरह का डेरिवेशन आता है तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में पूछते हैं कि एवरेज करंट ऑफ एसी निकालो फॉर कंप्लीट साइकिल, लंबी चौड़ी उसमें बहुत सारी वैल्यूज दे दी, कुछ भी दे दिया, लेकिन आपसे कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल के लिए पूछ लिया, तो हमेशा आंसर क्या आना है, आई एवरेज 0 ही आना है, क्योंकि जितना चार्ज गया उतना ही वापस आया। इस ग्राफ से भी आपको पता लग रहा है। ठीक है, यही था आज का वीडियो। थैंक यू।